हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 2। इस सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं और इनके क्या फीचर्स हैं। साथ ही हमने जाना था क्या है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीनियन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल प्रिंसिपल्स इन द डीपीएसपीज। और हमने जाना था क्या है नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि ओरिजिनल लिस्ट में ऐड किए गए हैं थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप एक बार उसको देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको समझ में आ पाए। यहाँ पे एक बात और बता दें कि हमने अपने चैनल पर सेपरेट पॉलिटी की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है ताकि स्टूडेंट्स किसी भी पॉलिटी के टॉपिक को जाकर रिफ़र कर सकते हैं और उसके लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 2। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नॉन जस्टिसेबल क्यों बनाया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इनके वॉयलेशन के लिए कोर्ट में जाकर इनको लीगली एनफोर्स नहीं करा सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 37 में ये क्लियरली लिखा गया है कि ये प्रिंसिपल्स फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री हैं और ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे इन मेकिंग लॉज। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 37 एक मॉरल ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर डालता है कि वो डीपीएसपीज को अप्लाई करे। बट डीपीएसपीज को अप्लाई करने के पीछे का रियल फोर्स है पॉलिटिकल, दैट इज़ पब्लिक ओपिनियन। जैसा कि अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने भी कहा था कि कोई भी मिनिस्ट्री जो कि पॉपुलर सपोर्ट से इलेक्ट होकर बनी हो वो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी डीपीएसपीज को इग्नोर करने की कोशिश नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अगर डीपीएसपीज को इग्नोर करती है तो उसे जनता के सामने इलेक्शन टाइम पर जवाब देना होगा। आइए अब जानते हैं उन रीजंस को जिनके कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने डीपीएसपीज को नॉन जस्टिसेबल रखा। इसका सबसे पहला और बड़ा कारण था कि कंट्री के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है टू इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स। दूसरा रीज़न ये है कि कंट्री में वास्ट डाइवर्सिटी और बैकवर्डनेस है जिसके कारण से इनकी यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और तीसरा कारण ये था कि उस समय इंडियन स्टेट न्यूली बॉर्न था और उस समय कुछ ऐसी प्री ऑक्यूपेशंस थी जो कि अगर डीएसपीस को लीगली एनफोर्स किया जाता तो उसके बर्डन में क्रश हो जाती। आइए अब डिस्कस करते हैं द फेमस कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इस कन्फ्लिक्ट में सबसे पहला केस था चंपाकम दुरईराजन केस ऑफ 1951। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया था कि इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो ऐसे में फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर रखा था और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट्स के सब्सिडरी कंफर्म किए थे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है और सब्सिक्वेंटली पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट एंड 17th अमेंडमेंट एक्ट से कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन इसके बाद आया था गोलकनाथ केस ऑफ 1967। इन सभी सुप्रीम कोर्ट केसेस को हमने सेपरेट लेक्चर्स में कवर किया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उनको देख लें। गोलकनाथ केस ऑफ 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज या अमेंड नहीं कर सकती है और फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट नेचर के हैं। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डीपीएसपीज। पार्लियामेंट ने गोलकनाथ केस के जजमेंट को रिएक्ट करते हुए 24th अमेंडमेंट एक्ट और 25 अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिए। इसके बाद इस सीरीज में आया था केशवानंदन भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और इसी के रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्राइमेसी दी गई थी। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कर दिया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने।
लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इन मिनर्वा मिल्स केस इन 1980 42nd अमेंडमेंट एक्ट के इन प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड करार दिया। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के सबऑर्डिनेट फिर से कर दिया गया बाय मिनर्वा मिल्स केस। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस में फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में दिए गए हैं उनको सबऑर्डिनेट माना गया टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं आर्टिकल्स 39 सब पैराग्राफ बी एंड सी। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव एक बैलेंस है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने टू व्हील्स ऑफ द चैरियट बताया और इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू गिव एब्सोल्यूट प्राइमेसी ऑफ वन ओवर द अनदर इज टू डिस्टर्ब द हार्मोनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों में से किसी को भी दूसरे के ऊपर रखा गया तो कॉन्स्टिट्यूशन की हार्मोनी ही डिस्टर्ब हो जाएगी। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस हार्मोनी और बैलेंस को एक एसेंशियल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया। तो एट द मोमेंट जो प्रेजेंट पोजीशन है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स की सुप्रीमेसी है ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लेकिन इस अमेंडमेंट को करते हुए कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है ऑन द स्टेट, यानी कि फंडामेंटल राइट्स स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं फ्रॉम डूइंग सर्टेन एक्ट्स, और ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट हैं, क्योंकि ये स्टेट को बताते हैं कि उसको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें करनी हैं। सेकेंड डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल हैं। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कंट्री में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल से सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कंट्री में इस्टेब्लिश होती है। फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए हैं, इसीलिए ये पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेलफेयर ऑफ द होल कम्युनिटी के लिए हैं और इसीलिए ये सोसाइटेरियन और सोशलिस्टिक हैं। फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेजिस्लेशन के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल नहीं है। आइए अब देखते हैं क्या हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउटसाइड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 में दिए गए हैं, इनके अलावा भी कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। आइए देखते हैं वो डायरेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट डायरेक्टिव आउटसाइड पार्ट 4 इज़ आर्टिकल 335 जो दिया गया है पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 335 डील करता है क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू द सर्विसेज। पार्ट 4 के बाहर दूसरा डायरेक्टिव दिया गया है पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 350A में, और ये आर्टिकल डील करता है फॉर इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग। और थर्ड डायरेक्टिव जो पार्ट 4 से बाहर दिया गया है वो है आर्टिकल 351 इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डायरेक्शन देता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ये तीनों आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये MCQs में हज़ारों बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आप इस लेक्चर के PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।